28 अप्रैल 2003 को राजस्थान में अजमेर जिले के सावर पुलिस स्टेशन में शाम के समय 5:15 पर किसी अनजान व्यक्ति ने फोन किया। वो व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि जसवंतपुरा गांव के बाहरी इलाके में बनास नदी के किनारे पर एक कटा हुआ सिर पड़ा है जो बुरी तरह से जला हुआ है। जब तक पुलिस फोन करने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछते, इससे पहले ही उसने फोन काट दिया। लेकिन सूचना मिलते ही सावर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरेंद्र सिंह तुरंत अपनी टीम के साथ बनास नदी के किनारे पर पहुंचे और जब उन्होंने सूखे तल पर पिलर नंबर 11 के पास जाकर देखा तो वहां पर वास्तव में एक जला और कटा हुआ सिर पड़ा था। वहां पर उन्हें एक प्लास्टिक का थैला भी मिला, उस पर भी खून लगा हुआ था। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी, तभी अचानक पुलिस को देखकर कुछ स्थानीय लोग भागते हुए बदहवास हालत में वहां पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि गांव के बाहर बजरंग नाम के व्यक्ति के कुएं में एक गठरी तैर रही है, जिसकी वजह से कुएं से बहुत बदबू आ रही है और वहीं पुलिया के पास खून से सने कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं। पुलिस तुरंत उस कुएं की ओर दौड़ती है। रास्ते में बनास नदी से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिया के नीचे सावर पुलिस को एक शर्ट, तकिया, टेबल का कवर और 2 प्लास्टिक के कट्टे मिलते हैं। वो सब खून से सने हुए थे। इसके बाद पुलिस जसवंतपुरा गांव के बाहर बजरंग नाम के व्यक्ति के कुएं पर पहुंचती है। उस कुएं में गठरी तैरती दिखाई दे रही थी। उसे रस्सी में लोहे का हुक बांधकर ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही उस गठरी को खोला गया तो उस गठरी के अंदर का दृश्य देखकर पुलिस वालों के भी होश खराब हो गए। उस गठरी के अंदर एक व्यक्ति की नग्न लाश थी। वो लाश जगह जगह से जली हुई थी। उसका सिर भी कटा हुआ था। उसकी आंतें बाहर निकली पड़ी थीं, जिसकी वजह से उस लाश से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि कातिलों ने किसी व्यक्ति का कत्ल करके उसकी पहचान छिपाने के लिए शव को काटकर फिर उसे जलाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। पुलिस ने लाश के सिर और धड़ को सावर हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिया। वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। इधर पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस शव की पहचान नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि मृतक की बाईं आंख के नीचे एक स्टील का तार लगा हुआ है, यानी उसकी पहले भी कोई मेजर सर्जरी हुई थी। उसी सर्जरी के दौरान ये तार लगाई गई होगी। लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि आगे चलकर यही स्टील का तार उनके लिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम कड़ी साबित होगा। खैर, शव की शिनाख्त ना होने पर कुछ समय बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जहां एक तरफ पुलिस के लिए ये सिर कटी लाश अनसुलझी पहेली बनी हुई थी, वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ शहर में रहने वाले एक बड़े मार्बल कारोबारी भवानी शंकर शर्मा अचानक लापता हो गए थे। भवानी शंकर शर्मा पिछले कई दिनों से अपने गोडाउन पर नहीं आ रहे थे, जिस कारण मजबूरी में उनकी जगह अब उनकी पत्नी निधि शर्मा को ही मार्बल गोडाउन पर आना पड़ रहा था। भवानी शर्मा और निधि के 2 बच्चे भी थे। भवानी शंकर किशनगढ़ का ही रहने वाला था। शादी के कुछ साल बाद वो अपने माता पिता से अलग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किशनगढ़ में ही दूसरे फ्लैट में रहने लगा था। पत्नी के प्रेशर के बाद वो माता पिता से अलग तो रहने लगा था, लेकिन भवानी शंकर हर रोज अपने माता पिता से फोन पर बात करता था, उनका हाल चाल पूछता था। वो अक्सर उनसे मिलने भी चला जाता था। लेकिन अब अचानक दुर्गा प्रसाद की अपने बेटे भवानी शंकर से बातचीत होनी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भवानी शंकर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। 25 अप्रैल 2003 को भवानी शंकर आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने आया था। उस दिन वापस अपने घर पहुंचकर उसने अपने पिता को यह बताने के लिए फोन भी किया था कि वो ठीक ठाक घर पहुंच गया है। लेकिन इस फोन के बाद ना तो भवानी अपने माता पिता के घर गया और ना ही फिर कभी उसने माँ बाप को फोन किया। इसी बीच दुर्गा प्रसाद को पता चला कि आजकल मार्बल गोडाउन पर उनके बेटे की जगह उसकी पत्नी निधि आ रही है। इस बात से वो और भी ज्यादा टेंशन में आ गए। ये सब सुनते ही दुर्गा प्रसाद को बेटे की चिंता होने लगी थी। उन्होंने पहले बेटे भवानी शंकर के घर पर फोन लगाया तो वहां से पता चला कि निधि शर्मा गोडाउन में जा चुकी है। इसके बाद उन्होंने निधि को गोडाउन में फोन लगाया और उससे भवानी के बारे में पूछा। इस पर निधि ने ससुर दुर्गा प्रसाद से कहा कि आप गोडाउन में आ जाओ, लेकिन घर पर मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए खाली नहीं बैठी हूँ। दुर्गा प्रसाद को अपनी बहू से इससे ज्यादा और कोई उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए ना तो वो निधि के घर गए और ना ही गोडाउन पर गए। इसके बाद दुर्गा प्रसाद ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर भवानी शंकर को बहुत तलाश किया, लेकिन फिर भी भवानी शंकर का कुछ पता नहीं चला। और निधि शर्मा, जिसे भवानी शंकर के बारे में शायद कुछ पता हो सकता था कि वो कहाँ है,
मगर उसने चुप्पी साध रखी थी। वो किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अपने पति भवानी शंकर को ढूंढ नहीं रही थी, बस वो अपने ससुराल वालों से मदद नहीं मांगना चाहती थी। इसी बीच 4 मई 2003 को दुर्गा प्रसाद अपने घर बैठे चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अखबार के पन्ने को पलटा तो अचानक उनके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उन्होंने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। आखिर उन्होंने अखबार में ऐसा क्या देख लिया था जिसे पढ़कर उनकी हालत खराब हो गई थी। दरअसल उस अखबार में लिखा था कि सावर पुलिस को एक व्यक्ति का जला हुआ सिर मिला है, जिसकी बाईं आंख के नीचे स्टील का तार लगा हुआ है। साथ ही मृतक की दाहिनी कलाई पर एक मोली का धागा भी बंधा है। इतना पढ़ते ही दुर्गा प्रसाद को यह आभास होने लगा था कि शायद उनके बेटे के साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये शव उनके बेटे भवानी शंकर का ही है। ये ख्याल आते ही दुर्गा प्रसाद के हाथ पांव सुन हो गए। दरअसल भवानी शंकर का कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में भवानी के बाएं गाल की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में एक सर्जरी के दौरान भवानी शंकर को भी उसी तरह का तार लगाया गया था। ये खबर पढ़ते ही दुर्गा प्रसाद ने तुरंत अपने तीनों बेटों, दामाद और भवानी शंकर की पत्नी निधि को फोन किया और उन्हें भी अखबार में छपी इस खबर की जानकारी दी। साथ ही दुर्गा प्रसाद ने उन सभी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए तुरंत अपने घर पहुंचने को कहा। उनके बुलाने पर सब रिश्तेदार आ गए थे, लेकिन भवानी शंकर की पत्नी निधि नहीं आई थी। ऐसे में उसे उसके घर से ही पिकअप किया गया। निधि ने उनके साथ चलने से पहले अपने घर के सभी कमरों को लॉक किया और उनकी चाबियां अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। जब परिवार के सभी लोग सावर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा भवानी शंकर शर्मा पिछले 8 दिनों से लापता है। दुर्गा प्रसाद ने पुलिस वालों को अखबार में छपी उस खबर और स्टील वाली तार के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने उस लाश को देखने की भी मांग की। पुलिस ने उन्हें बताया कि वो लाश पूरी तरह से गल चुकी थी, इसलिए हमने उस शव का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन हमने उसके पास से मिले कपड़े और कुछ सामान को संभाल कर रख लिया था। वो सामान हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने खून से सना कपड़ों का वो थैला निधि और दुर्गा प्रसाद के सामने रखा तो निधि उस थैले को खोलने से पहले ही जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये कपड़े उसके पति भवानी शंकर के ही हैं। एसएचओ सुरेंद्र सिंह को निधि की ये हरकत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले और ज्यादा पुख्ता सबूत चाहते थे। दुर्गा प्रसाद ने खून से सनी शर्ट को देखकर कहा कि हाँ, ये कपड़े भवानी शंकर के हैं। निधि ने भी पुलिस को यही बताया कि ये शर्ट उसके पति भवानी शंकर की ही है और खून से सना तकिए का कवर और चादर भी उनके ही कपड़े हैं। लेकिन पुलिस की नजरों में सिर्फ निधि के कहने से वो शर्ट और बैग भवानी शंकर का नहीं हो जाता। यानी इससे ये साबित नहीं होता कि जो लाश पुलिस ने जलाई है वो भवानी शंकर की ही थी। पुलिस को तो कोई ठोस सबूत चाहिए था। इस पर दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि आपको जो स्टील का तार मिला है वो स्टील का तार भी उनके बेटे भवानी शंकर को ही लगाया गया था, क्योंकि इस घटना से 11 साल पहले जब उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके दाएं गाल की हड्डी टूट गई थी। दुर्गा प्रसाद अपने बेटे को दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहां पर डॉक्टर शिव शंकर साहा ने सर्जरी के दौरान उस तार से भवानी शंकर के गाल की हड्डी को माथे की हड्डी से जोड़ा था। लेकिन पुलिस वाले दुर्गा प्रसाद की इस बात पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इस बात को कंफर्म करने के लिए थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने दुर्गा प्रसाद से नंबर लेकर सर गंगा राम हॉस्पिटल में डॉक्टर साहा से फोन पर बात की। डॉक्टर साहा ने पुलिस को बताया कि हाँ, आज से करीब 11 साल पहले उन्होंने ये स्टील का तार भवानी शंकर को सर्जरी के दौरान लगाया था। साथ ही डॉक्टर साहा ने पुलिस को यह भी बताया कि इस तरह के स्टील का तार लगाने के लिए वो देश में मात्र एक ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान में उन्होंने अब तक मात्र 3 लोगों को ही सर्जरी करके ऐसा स्टील का तार लगाया है। डॉक्टर साहा ने पुलिस को उन तीनों पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी भी दे दी, जिससे पुलिस का काम अब बहुत आसान हो गया था। इसके बाद पुलिस ने भवानी शंकर के अलावा एक एक कर बाकी के दोनों पेशेंट के बारे में पता लगाया तो वो दोनों जिंदा थे। यानी अब ये बात तो साफ हो गई थी कि वो अधजली सिर कटी लाश भवानी शंकर की ही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर भवानी शंकर का कत्ल किसने और क्यों किया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले पुलिस का शक निधि पर गया।
लेकिन फिर पुलिस को लगा कि भवानी शंकर लंबे चौड़े कद का इंसान था, जबकि निधि उसके सामने बिल्कुल छोटे से कद की थी। तो वो भवानी शंकर को कैसे मार सकती थी? और सबसे बड़ी बात ये कि निधि अपने पति को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगी, क्योंकि उनके तो 2 बच्चे भी थे। इसके बाद पुलिस ने भवानी शंकर और निधि उन दोनों के परिवारों को एक साथ बिठाकर उनसे पूछताछ शुरू की, तो दोनों परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर ही उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मृतक भवानी शंकर की पत्नी निधि ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसके ससुराल वाले यानी भवानी शंकर के माता पिता और भाई उसके पति भवानी शंकर की प्रॉपर्टी और कारोबार को हड़पना चाहते थे। लेकिन जब पुलिस ने भवानी शंकर के परिवार वालों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि भवानी शंकर और निधि शर्मा की शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। वो दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। निधि भवानी शंकर पर बहुत ज्यादा शक करती थी और उसे अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाने देती थी, यानी उनसे मिलने नहीं देती थी। भवानी शंकर के परिवार वालों ने पुलिस को ये भी बताया कि निधि का भाई और उसके परिवार वाले उन दोनों की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल देने लगे थे। पुलिस को ये भी पता चला कि निधि का भाई यानी भवानी शंकर का साला उसे फोन पर धमकी देता रहता था कि जीजा जी तुम मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। इन सब बातों से पुलिस का शक अब सीधे निधि और उसके परिवार वालों पर गहराने लगा था। इसके बाद पुलिस सबसे पहले निधि के भाई को उठाकर पुलिस स्टेशन लाती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, मगर वो पुलिस के एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। लेकिन जब पुलिस निधि के सामने उसके भाई से कड़ाई से पूछताछ करती है तो भाई पर सख्ती होते हुए देखकर निधि जल्दी ही टूट गई। और फिर निधि ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर पुलिस वालों के भी दिल दहल गए। निधि ने बताया कि उसी ने अपने पति भवानी शंकर का कत्ल किया है। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो निधि ने पुलिस को बताया कि उसे शक था उसका पति भवानी शंकर अय्याशी करता है। वो फ्लाइट से मुंबई और दिल्ली के नाइट क्लब में जाता है। निधि को इस बात का भी शक था कि भवानी शंकर के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं। निधि को सिर्फ शक था, उसके पास कोई सबूत नहीं था। साथ ही उसे ये भी डर था कि भवानी शंकर अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि कहीं भवानी शंकर अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना बिजनेस अपने परिवार वालों को ही ना सौंप दे। निधि ये सारी बातें अपने भाई और माँ बाप से भी शेयर करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसने अपने पति भवानी शंकर को मारने का खतरनाक प्लान बनाया। निधि ने बताया कि उसने अपने ड्राइवर और भवानी शंकर के दोस्त अशोक वैष्णव के साथ मिलकर घर के अंदर ही अपने पति भवानी शंकर की हत्या कर दी थी। निधि ने भवानी शंकर के दोस्त अशोक वैष्णव को भी रुपयों और गाड़ी देने का लालच देकर इस कत्ल में शामिल कर लिया था। असल में भवानी शंकर ने अशोक वैष्णव को एक गाड़ी फाइनेंस की थी। निधि ने अशोक को यही लालच दिया था कि अगर वो भवानी शंकर के कत्ल में उसका साथ देगा तो उसे फाइनेंस के रुपए नहीं चुकाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, निधि ने उससे ये भी कहा था कि वो उसे रुपयों से मालामाल कर देगी। बस इसी लालच में आकर अशोक उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद जब भवानी शंकर शाम को अपने गोडाउन से घर वापस आया तो निधि ने सबसे पहले भवानी शंकर के जूस में नींद की गोलियां मिलाई। उस जूस को पीते ही भवानी शंकर बेहोश हो गया। इसके बाद निधि ने अशोक को आवाज लगाई। अशोक अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लेकर आया था। अशोक ने बेहोश पड़े निधि के पति और अपने दोस्त को कुल्हाड़ी से वार करके कत्ल कर दिया। अशोक ने अपने जिगरी दोस्त भवानी शंकर के धड़ और सिर को कुल्हाड़ी से अलग कर दिया था। गर्दन अलग होते ही भवानी शंकर के शरीर से खून का फुवारा छूट गया। उसके खून को उन्होंने एक प्लास्टिक कैन में भर लिया और जब इससे भी उनका दिल नहीं भरा तो वो दोनों उसकी बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले गए। वहां पर उन्होंने उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की, लेकिन भवानी शंकर की बॉडी पूरी तरह से नहीं जली थी। इसके बाद वो दोनों भवानी के सिर को छत पर लेकर गए। वहां पर उन्होंने भवानी के सिर को गैस बर्नर पर रखकर उसे पूरी तरह जला दिया, जिसके बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि अब कोई भी उस सिर की पहचान नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो लोग भवानी के शव को और खून में सने उसके कपड़ों को गाड़ी में रखकर जंगल की ओर निकल पड़े। जिस कुल्हाड़ी से भवानी शंकर का कत्ल किया गया था, उन्होंने उस कुल्हाड़ी को एक बबूल के पेड़ के नीचे फेंक दिया था। रात के करीब 2 बज चुके थे। अशोक और निधि भवानी की लाश को लिए इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि उनका प्लान ये था कि वो लोग भवानी की लाश को बनास नदी में फेंक देंगे। लेकिन जब वो लोग बनास नदी के पास पहुंचे तो अचानक अशोक को गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी। वो पुलिस की गाड़ी उनकी तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी, जिसे देखकर निधि और अशोक बुरी तरह घबरा गए। वो लोग भवानी शंकर की लाश को छोड़कर भागने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। जल्दी जल्दी में उन्होंने भवानी के धड़ को उस कुएं में फेंक दिया। फिर थोड़ी दूरी पर वो लोग उसके कपड़ों को भी फेंक देते हैं
और सबसे आखिर में उन्होंने उसके सिर को भी फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने भवानी के शरीर से निकले हुए खून से भरे उस कैन को हटुंडी नाम की जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। इसके बाद वो लोग वापस किशनगढ़ आ गए। किशनगढ़ लौटने के बाद अगले दिन सुबह को निधि ने घर में काम करने वाली एक महिला को बुलाकर साफ सफाई करवाई। उस दौरान काम करने वाली महिला ने फर्श पर लगे खून के धब्बे देखकर निधि से पूछा भी था कि ये धब्बे कैसे हैं। इस पर निधि ने उससे कहा था कि ये खून नहीं, कलर है। इधर जब पुलिस मौकाए वारदात यानी भवानी शंकर के घर पर जांच करने के लिए पहुंची तो वहां पर पुलिस को भवानी शंकर की लिखी एक डायरी मिलती है। दरअसल भवानी शंकर को डायरी लिखने का भी शौक था, लेकिन उस डायरी में जो लिखा था उसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, इसलिए भवानी की इस दुख भरी जिंदगी को बहुत ध्यान से सुनना। दरअसल भवानी भले ही एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं था, क्योंकि जब पुलिस ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि भवानी की पत्नी निधि उसे एक बार नहीं बल्कि बार बार मारती थी। भवानी शंकर की डायरी ने निधि को लेकर कई खुलासे किए थे। 15 मई सन 2002 को पेज नंबर 134 पर भवानी ने लिखा था, सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने उसे मना किया तो वो घर से जाने लग गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार भी किया। मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट के नंबर लिए और फोन भी लगाया। मुझे पता था कि कोर्ट में दोपहर 1 बजे तक ही काम होता है, इसलिए मैंने जानबूझकर टाइम जाया किया। फिर दोपहर 1 बजे हम दोनों कोर्ट में पहुंचे, तब तक कोर्ट बंद हो गया था। उसने वकील के पास चलने की जिद की तो हम वकील के पास गए और तलाक के पेपर रेडी करने को कहा। वकील ने हम दोनों को बहुत समझाया। इसके बाद निधि गुस्से में मोटरसाइकिल से जयपुर के लिए रवाना हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद मैं घर पहुंचा तो पता चला कि उसने बाहर चाय बनाने वाली महिला को कहा था कि मेरे दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद करके बाहर से गेट लगा देना। इसके बाद वो रात को 11 बजे घर लौटी थी। इसके बाद 20 मई सन 2002 को पेज नंबर 139 पर भवानी ने लिखा था, निधि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके बुरे व्यवहार और स्वभाव के बारे में उसके घर वालों को क्यों बताया है। उसने मुझे कहा कि तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। उसी दिन भवानी ने यह भी लिखा था कि उसने मुझे धमकी दी, या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और अपने सारे स्टाफ को बाहर निकाल दूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाएगी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि स्टाफ को तो निकालना ही पड़ेगा, वो मेरे लिए और बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाती है। अगर दुखी मन से उसके मायके वालों को कुछ बताता हूँ तो निधि धमकाती है। उसके मायके वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। वो दिन भर घर से गायब रहती है और रात में लेट घर आती है। इसके बाद 4 जून 2002 को पेज नंबर 154 पर भवानी ने अपना दर्द कुछ यूं बयां किया था। भवानी ने लिखा था, मुझे डर है कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वो मेरे खाने में ऐसा क्या मिलाती है। आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लग गई है। एक दिन मैंने उसे वो दाल खाने को कहा जो वो मेरे लिए लेकर आई थी। निधि ने वो दाल नहीं खाई, बल्कि उसने वो दाल बाहर गिरा दी। इससे मेरा शक और गहरा हो गया। यानी भवानी शंकर जानता था कि निधि उसे मारना चाहती है, लेकिन फिर भी वो रिश्ता निभाने के लिए सब कुछ सहता रहा। शायद अपने उन 2 मासूम बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। खैर, भवानी शंकर की ये डायरी अब निधि के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। इसके बाद 30 जुलाई 2004 को एडिशनल सेशन कोर्ट के जज केकड़ी द्वारा निधि शर्मा और अशोक वैष्णव को भवानी शंकर शर्मा की हत्या का दोषी मानते हुए उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद उन दोनों ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। निधि और भवानी शंकर के दोनों बेटों को पिता की हत्या हो जाने और मां के जेल जाने के बाद दादा दादी की कस्टडी में दे दिया गया। उन्होंने ही उन दोनों बच्चों की परवरिश की। इधर साल 2024 में सजा पूरी हो जाने के बाद निधि को जेल से रिहा कर दिया गया और अब निधि का अपने दोनों बच्चों के साथ भवानी शंकर की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। यानी वो प्रॉपर्टी जो भवानी शंकर की थी, जिसका निधि ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अब वो उसी भवानी शंकर की प्रॉपर्टी को पाने के लिए अपने ही बच्चों के साथ केस लड़ रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।